नमस्कार दोस्तों। आज मैं सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर 2 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो क्वेश्चंस कुछ शेष रह गया था उसको लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। विकल्प है, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। रटने पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। तीसरा, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। लिखित गृह कार्य देना अत्यधिक ये भी सही नहीं है, और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का नकल करना है उसके लिए भी जो है दबाव देना ये भी सही नहीं है। चौथा विकल्प, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। यही विकल्प आपका सही होगा, चौथा, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक लड़के का अपना अपना एक मजबूत पक्ष होता है और कुछ कमजोरी होती है, तो उसके आधार पर हमको अपना अधिगम उद्देश्य बनाना होगा और उसके हिसाब से शिक्षण करना होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। पहला, अपसारी चिंतन पर बल देकर। दूसरा, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। तीसरा, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। चौथा, विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। शिक्षण में हमारा हतोत्साहित करने का काम तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए दूसरा चौथा विकल्प तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तीसरा विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनका जो मूल विचार है वो उसको महत्व दिया जाए ताकि वो खुद से सीख सकें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। पहला, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। दूसरा, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। तीसरा, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ाने से क्या होगा कि हमेशा बच्चे के दिमाग में हो जाएगा कि हम ऐसा करेंगे तो हमको पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा तो करेंगे और पुरस्कार नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, या किसी चीज़ को करने के प्रति उनका दिमाग में ये हो जाएगा कि इसको करेंगे तो क्या मिलेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। और केवल व्याख्यान विधि शिक्षण में अधिगम में उचित नहीं है। चौथा विकल्प, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना है। यही आपका चौथा विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। पहला, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। दूसरा, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात नहीं होगी। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, यह भी नहीं होगा। चौथा, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, यही विकल्प आपका सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो पहला है, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। उनको अपने अंदर की दृष्टि के द्वारा पता चल जाता है कि हम में क्या कमी है नहीं है, उसके द्वारा अनुमान लगाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना कि अपने आप को देखें। दूसरा, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, प्रयोग किया जाए उसका पर्यवेक्षण हो। तीसरा, संवाद एवं परिचर्या, संवाद किया जाए और उसके बीच में परिचर्चा हो। तो ये तीनों क्या होगा, प्रभावशाली शिक्षण होंगे।
लेकिन चौथा देखिए, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना है, तो ये आपका चौथा विकल्प नहीं होगा, यही इसलिए यही विकल्प आपका सही होगा चौथा। किस कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, जब पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तो बच्चों को बाहर जाने से उसका निदान नहीं होगा, ये निदान नहीं होगा। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटने से भी उनके अंदर नकारात्मक शक्तियों का विकास होगा, ये भी निदान नहीं है। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे, ये आपका निदान हो सकता है कि उनको हम लोग जानें और उसके क्या कारण है, उसका पढ़ाई में रुचि नहीं होने का, ध्यान नहीं होने का, उसको जानने के बाद उसकी कोशिश किया जाए। चौथा विकल्प भी देख लेते हैं, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट दें। अत्यधिक कार्य के बोझ दे करके उसको हम लोग पढ़ाई से दूर ले जा सकते हैं, पढ़ाई का बोझ उस पर आएगा, वो पढ़ाई से और भागेगा, इसलिए ये भी विकल्प सही नहीं होगा, इसलिए विकल्प आपका तीसरा सही होगा। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, दूसरा अनुबंधन, तीसरा दंड, चौथा यंत्रवत याद करना। तो पहला विकल्प आपका सही होगा, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से ही हम उसको रिलेट करके और भी ज्ञान बताते हैं। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। दूसरा, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, खारिज नहीं कर सकते हैं, उनके विचार को जानना होगा ताकि उसको अधिगम को हम लोग समझ सकें और अधिगम में मदद मिल सके। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों का अनदेखा करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। डांटने का तो काम बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो पहला विकल्प आपका सही होगा कि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। बच्चे के बीच में हम लोग संवाद करें और उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पृष्ठभूमि को समझें और उसको चुनौती दें, तो इससे क्या होगा, बच्चा सीखेगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? पहला, एक दूसरे से स्वतंत्र, दूसरा, एक दिशीय संवेग ज्ञान को प्रभावित करते हैं, तीसरा, एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, चौथा, द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो आपका चौथा विकल्प सही है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला, विद्यार्थी की अभिरुचि, दूसरा, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, तीसरा, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, चौथा, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। ये चारों कारक जो हैं विद्यार्थी के अधिगम में को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए आपका चौथा विकल्प 1, 2, 3, 4 ये सही होगा। पहला में ऑप्शन दिया है 1, 2, दूसरा में 2, 3, तीसरा में 1, 2, 3, इसलिए चौथा विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? पहला, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, दूसरा, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, तीसरा, पुरस्कार एवं दंड, चौथा, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं सही होगा। अगला क्वेश्चन, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो विकल्प है आपका अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, तीसरा विकल्प पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, चौथा, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना।
तो सही विकल्प आपका है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? पहला, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। दूसरा, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तीसरा, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। चौथा, यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? पहला, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। दूसरा, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। तीसरा, बच्चे तार्किक एवं अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। चौथा, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो मध्य बाल्यावस्था में बच्चे जो है तर्क करने लगते हैं और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए तीसरा विकल्प आपका सही होगा। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की पहला मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। दूसरा, प्राथमिक एजेंसियां हैं। तीसरा, मध्य एजेंसियां हैं। चौथा, द्वितीयक एजेंसियां हैं। परिवार और पास पड़ोस जो है बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं, इसलिए विकल्प आपका दूसरा सही होगा।